दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से 8 आइडियाज बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यू डोंट नो एवरीथिंग। हम हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पर कोई भी राय बना लेते हैं और इस एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ लोग ये मानने लग जाते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन अक्सर लोग ये बात भूल जाते हैं कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और हर इंसान की अपनी अपनी अलग राय है और हर कोई अपनी दुनिया में सही भी है। एक चीज जो कि किसी को सही लग रही हो सकता है वो चीज किसी और को पागलपन लगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में ऑथर कहते हैं कि पैसे को लेकर आपका एक्सपीरियंस जो कुछ भी हुआ है उसका 0.00001% होता है, लेकिन 80% आपका एक्सपीरियंस आपका वो होता है जो आप सोचते हो कि ये दुनिया कैसे चलती है। अगर आसान शब्दों में कहे तो हम ज्यादातर वही बातें मानते रहे हैं जो हमारे बिलीफ में बैठी रही हैं। जैसे कि अगर किसी के चाचों को 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया था तो हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ नुकसान ही होता है। या फिर अगर किसी के मामा को रियल एस्टेट में नुकसान हो गया था तो हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि रियल एस्टेट में नुकसान ही होता है। किसी के भाई का बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया तो हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक और एग्जांपल की बात करें तो 1970 में पैदा हुए लोगों ने इंडेक्स फंडिंग का बूम देखा होगा। उन्हें इंडेक्स फंडिंग सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगेगी, जबकि 90s में पैदा होने वाले लोगों को क्रिप्टो करेंसी अट्रैक्ट कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि आपको खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपको फाइनेंशियल किताबें पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखनी चाहिए, सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, जहाँ से भी आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो, जहाँ से भी आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन लेने की और फिर आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस इस इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बेस पर लेने चाहिए, इमोशंस के बेस पर नहीं। नथिंग इज एज गुड एज बैड एज इट सीम्स। ये दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारे दिमाग भी इसको पूरी तरह से समझ नहीं सकता और अक्सर हमारे एक्शंस के रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते। हमारा रिजल्ट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मान लो कि कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया। अब उसे लग रहा है कि टाइमिंग भी सही है और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी उसके फेवर में है, लेकिन कोई डिजास्टर आ जाता है और सारा मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है और इस एंटरप्रेन्योर का प्लान बेकार हो जाता है, जैसे कि 2020 में कोविड के दौरान हुआ था। ऐसे रिस्क का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऑथर कहते हैं कि नथिंग इज एज गुड एज बैड एज इट सीम्स, यानी जो दिख रहा है वो उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता। जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लो, चाहे खुद के लिए लो या फिर दूसरों के लिए, आपको उसमें लक और रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी एक सक्सेस स्टोरी सुनकर या फिर किसी को फॉल्स में देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या फिर किसी का एक फेलियर सुनकर आइडियाज भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनको किसी आउटसाइड रीजन की वजह से सक्सेस मिली हो या फेलियर मिला हो। इसको सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। आपको करना यह है कि अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए काम करते रहो। गलतियों से सीखो, अपनी भी और दूसरों की भी। दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपनी गलतियों से ही सीखेंगे तो आपको अपनी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। और कभी भी सक्सेस को सिर पर बिल्कुल भी मत चढ़ने देना और फेलियर से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हाउ मच इज इनफ फॉर यू। इस इकोनॉमी में साथ ही हाईएस्ट इन्फ्लेमेशन में एक जॉब पर डिपेंड होना बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। एक साइड हसल होना बहुत अच्छा है और उससे भी अच्छा है कि आपके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो। लेकिन खुद से पूछिए कि आपके लिए कितना पैसा काफी होगा, क्योंकि हमेशा पैसे के पीछे भागना आपके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये माइंडसेट आपको लालच की तरफ ले जाएगा और लालच ने अच्छे अच्छे लोगों को भी बर्बाद किया है। इस लालच से बचने के लिए ऑथर 2 प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। नंबर 1, स्टॉप मूविंग द गोल पोस्ट। अपने लिए एक फिक्स फाइनेंशियल गोल सेट करो और जब आप उसे अचीव कर लो तो आराम करो। अपने हार्डवर्क से मिले रिजल्ट्स को एंजॉय करो। आप तब तक खुश रहोगे जब तक आप अपनी उम्मीदों को काबू में रखोगे। नंबर 2, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आपकी लाइफ आपकी है। आपको यहाँ लाने वाले थॉट्स आपके हैं, ओपिनियंस आपकी हैं, डिसीजंस आपके हैं। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। दूसरों से खुद को कंपेयर करोगे तो आपको जलन भी होगी और आपका मेंटल पीस भी खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस यूनिवर्स में एक प्रोसेस चलती है जिसके हिसाब से आपके एक कदम का रिजल्ट आपके अगले कदम की सीढ़ी की तरफ होता है। जैसे कि उस बहते हुए पानी के बारे में सोचिए जो टाइम के चलते पत्थर का शेप चेंज कर देता है। ऑथर कहते हैं कि दौलत बनाने के लिए भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करना चाहिए। समझदारी से इन्वेस्ट करना तो जरूरी है, लेकिन बड़ी दौलत बनाने के लिए इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय से इन्वेस्टेड हो। वॉरेन बफेट की वेल्थ $85 बिलियन है, जिसमें से $18 बिलियन उन्होंने 65 की उम्र के बाद कमाए हैं। चलिए जिम साइमंस और वॉरेन बफेट के अचीवमेंट को कंपेयर करते हैं। जिम साइमंस को दुनिया का ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल पर 66% रिटर्न जनरेट किया। दूसरी तरफ वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22% रिटर्न जनरेट किया। ये नंबर देखकर लगता है कि जिम साइमंस की नेटवर्थ वॉरेन बफेट से कहीं ज्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट जिम साइमंस से कहीं ज्यादा अमीर है। कैसे? आंसर है कंपाउंडिंग। जिम साइमंस ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की और वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। छोटे छोटे एफर्ट्स लंबे समय तक करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ने से एक साइड हसल शुरू करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक ठाक कैपिटल, नॉलेज और रिस्क लेने की हिम्मत से आप अमीर हो सकते हो, लेकिन अमीर बने रहना ये मुश्किल पार्ट है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, रोड पर आपको अट्रैक्टिव एड्स दिख जाएंगे और बिल्कुल आपके फोन में ही प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, लो कॉस्ट लोन्स, लॉयल्टी पॉइंट्स, गिफ्ट कूपन जैसी कस्टमर्स को ललचाने वाली चीजें मिल जाएंगी। देखो, अगर आज के टाइम में कमाना आसान हुआ है तो खर्च करना उससे कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ऑथर कहते हैं कि अपनी दौलत को बचाने का तरीका है आप बहुत सोच समझकर खर्च करो। आपको ये मानकर कभी नहीं चलना चाहिए कि कल जो आपको सक्सेस मिली थी वो आने वाले कल में भी मिलेगी। ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। आपको अपना हर फाइनेंशियल डिसीजन अपनी उसी सोच के साथ लेना चाहिए, उतनी ही रिसर्च के साथ लेना चाहिए जितना आपने अपना पहला फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त सोचा था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप भी मेरी ही तरह एक आम इंसान हो जो पूरी कोशिश कर रहा है बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने की। इस दुनिया का इकोनॉमिक सेटअप इस तरह का है कि हमारे जैसे आम लोगों के हाथ में ये नहीं होता कि हमारा पैसे के साथ क्या होगा। इन्फ्लेशन जैसे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू क्या होगी, लेकिन एक चीज जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो है खर्चा। पैसे बचाना एक कला है और पैसा बचता है किफायत शारी से। किफायत शारी और कंजूसी में बहुत फर्क होता है। अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं तो कि इन दोनों के बीच क्या फर्क है। किफायत शारी का मतलब ये है कि पैसा वेस्ट करने की इच्छा का ना होना, और कंजूसी का मतलब है कि बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की इच्छा का ही ना होना। इसलिए ये आपको अपनी नीड और वांट्स में फर्क समझना जरूरी है। एक नीड वो होती है जो जिंदगी में जीने के लिए जरूरी है, जो आपके काम के लिए जरूरी है, और वांट वो है किसी भी चीज से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यार ये मुझे मिल जाए, ये चीज कितनी कूल है, जबकि आपको पता है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। तो नीड और वांट में अगर फर्क करना सीख गए तो कोई भी चीज खरीदने से पहले अगर आप उसे नीड और वांट के तराजू में तोल लेते हैं तो आप पैसे बचा लेंगे। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स एक एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करने से मिले रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करता है। यानी अगर आप एक एक्सपेरिमेंट बार बार करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपने काम में भी लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। 10 गुना बड़ा सोचो, 10 गुना ज्यादा मेहनत करो। मैसिव एक्शंस ही आपको मैसिव रिवॉर्ड्स दिलाते हैं। अगर आपके गोल्स 10 गुना बड़े हुए और आप उन्हें अचीव नहीं भी कर पाए तो भी आप जीत गए हो। ये बात कही ग्रांट कार्डो ने अपनी बुक द 10x रूल में। लॉ ऑफ लार्ज नंबर इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन में भी परफेक्टली काम करता है। अगर आपका लार्ज पोर्टफोलियो है तो आप किसी एक स्टॉक पर डिपेंड नहीं रहोगे, उसमें भी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस शर्त है कि आपके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक नंबर्स में कंपनी परफॉर्म कर रही हो। ऑथर कहते हैं कि आप हाफ ऑफ द टाइम गलत हो सकते हो, फिर भी आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपके पास 14 स्टॉक्स हैं, उनमें से 7 स्टॉक लॉस में चल रहे हैं उसमें और 7 स्टॉक जो है वो प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का, ओवरऑल कैपिटल का 40% रिटर्न भी देते हैं, तो आपको लॉस नहीं होगा। आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करोगे 7 आपके स्टॉक लॉस में होने के बावजूद भी। तो आपको पैसा कमाने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आधा टाइम आप गलत होकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। बी टाइम रिच। आपको क्या लगता है ज्यादा पैसा कमाने का अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? क्या ये फेम है या फिर कुछ खरीदने की पावर है? ऑथर कहते हैं कि पैसे का ग्रेटेस्ट डिविडेंड है आपका अपने टाइम पर कंट्रोल होना। कई स्टडीज ने ये बात साबित की है कि जो लोग खुद को खुश मानते हैं उनके पास टाइम की फ्रीडम होती है। वो लोग अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। वो किसी एक चीज से बंधे हुए नहीं होते कि यहाँ मुझे रोज 8 घंटे देना ही है। एंड इसलिए पैसा जरूरी है। पैसा होने का मतलब है कि आपके पास लाइफ में ऑप्शंस होंगे। इसका मतलब है कि आपको एक टॉक्सिक वर्क प्लेस में जबरदस्ती बैठना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तब भी आपको खुद को काम करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ ये एबिलिटी है कि आप रोज सुबह उठकर ये कह सको कि आज मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड बनाने का। यानी इतना पैसा जमा कर लो कि अगर 6 महीने आप काम ना भी करो तब भी आप आसानी से सर्वाइव कर सको। जब आपके पास ये फंड तैयार हो जाए उसके बाद आप अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में
में सोचोगे। उसके बाद आप ये सोचोगे कि आपको जॉब करना है या फिर जॉब छोड़कर कुछ और बिजनेस वगैरह ट्राई करना है। इसके बाद भी आप रिस्क लोगे। पहले इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आपका गोल आपके अर्निंग को अपनी लाइफ के साथ जोड़ने का होना चाहिए, यानी ऐसी लाइफ जिसमें आपका अपने टाइम पर कंट्रोल हो। आपका गोल होना चाहिए कि इस तरह से पैसा कमाने का कि जिसमें आप अपने टाइम पर कंट्रोल कर सको, यानी आपको अपने काम में पूरे टाइम लगे रहना ना पड़े, आपको काम करने रोज नहीं जाना पड़े। याद रखिए कि सिर्फ बेशुमार पैसा होना काफी नहीं है, आपके पास उसके रिटर्न्स एंजॉय करने के लिए भी टाइम होना बहुत जरूरी है, वरना इतना पैसा कमाने का कोई फायदा नहीं। लग्जरी इज नॉर्मल। आपने सड़क पर कई बार शानदार स्पोर्ट कार्स देखी होंगी। अब जरा आप ये याद करने की कोशिश कीजिए कि उस कार में जो इंसान चला रहा था उस कार को, क्या आपको वो याद है? 99% चांसेस हैं कि आपको बस अपना एक्साइटमेंट याद होगा कि आप उस कार को देखकर कितने एक्साइटेड हुए थे, लेकिन उस कार को कौन चला रहा था ये आपको शायद ही याद होगा। लग्जरी आइटम्स डेफिनेटली आई कैचिंग होती है और यही उनका पर्पस भी होता है। ऑथर कहते हैं कि हम अपने लग्जरी आइटम से जितना इंप्रेस होते हैं उतना कोई और नहीं होता। डे टू डे में आपको सिर्फ जरूरत होती है एक कार की, सिर्फ किस लिए? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक नॉर्मल कार भी आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है और एक फरारी भी सेम काम करती है। फर्क ये है कि फरारी के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है और उसे मेंटेन करने के लिए उससे भी ज्यादा पैसा लगता है। आपको ये बात याद रखनी होगी कि लग्जरी आइटम्स एक्चुअल में लायबिलिटीज हैं, असेट्स नहीं। ये चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है, डालती नहीं है। ऑथर कहते हैं कि गरीब होने का सबसे आसान तरीका है कि अमीर होने का दिखावा किया जाए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लग्जरी कार्स आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। रैपर जीजे ने एक बड़ी कमाल की बात कही कि अगर आप किसी चीज को 2 बार नहीं खरीद सकते, इसका मतलब है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एक और रूल है 30 डेज रूल। इसके हिसाब से अगर किसी चीज को खरीदने के लिए आपका दिल ललचाए तो आप 30 दिन रुक जाएं। 30 दिन के बाद अगर आपको उसकी जरूरत महसूस हो कि बिना इस चीज के काम नहीं बन पा रहा, तो वो चीज आपको ले लेनी चाहिए। और ये जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं इनको आपको अपनी पैसिव इनकम से लेना चाहिए। आपको अपनी एक्टिव इनकम लगानी चाहिए। आपको उन पैसों से और पैसा बनाना चाहिए और जो पैसा उससे बन रहा है आपको अपने लिए उनसे लग्जरी आइटम्स खरीदनी चाहिए। आपको अपनी एक्टिव इनकम इन चीजों में नहीं लगाना चाहिए और आपको हमेशा ये चीज अपने बिजनेस अकाउंट से खरीदनी चाहिए ताकि आपको इस पर डिप्रेशन मिल सके, आपका टैक्स बच सके इससे। इन चीजों से अमीर लोग अपना टैक्स बचाते हैं। आपको लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, जबकि काफी लोग इन चीजों से अपना टैक्स बचाते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं ये वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।